स्वागत है बच्चों बिलासा कृषि कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग जो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन कर रहे थे उसका ये अगला पार्ट है। इसमें हम लोग जो दीर्घ उत्तरी का जितना क्वेश्चन बचा हुआ था उसको हम लोग पूरा करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको ऐसी वीडियो आपको मिलते रहे। आपको मजेदार टाइप का वीडियो बिल्कुल ही मिलते रहेगा, लेकिन आपको शेयर लाइक करते रहना है। तो ये दीर्घ उत्तरी हमारा जो बचा हुआ था उसके बाद ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, किसका सेकंड पार्ट है? जो दीर्घ उत्तरी है। ठीक है, दीर्घ उत्तरी का आने वाला भाग है ये। ठीक है, आगे तो इसमें फिर हम लोग पढ़ेंगे कि पशु चिकित्सा से दीर्घ उत्तरी क्या है, पशु रोग, ठीक है, जांच, नस्लें और प्रबंधन। तो इसका जो दीर्घ उत्तरी है इन्हीं को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, इसका एक और पार्ट अभी डला हुआ था उसको आप देख सकते हैं। कंटिन्यू आप देखते आइए, आपको सब समझ में आएगा। ठीक, आ रहा समझ में? चलो, दीर्घ उत्तरी में हम लोग जो है ये क्वेश्चन को करेंगे। ये जो 10वां नंबर का ये क्वेश्चन जो है ये 16 और 18 दोनों में आया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों जो विदेशी नस्ल है, दोनों विदेशी जो नस्ल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं बच्चों कि गाय की जर्सी और हॉलस्टीन फ्रीजियन यानी कि इसको कहा जाता है HF। क्या कहा जाता है बच्चों? HF कहा जाता है शॉर्ट में। इनकी शारीरिक विशेषता आपको लिखना है। ठीक है, इनका उत्पादन क्षमता कितना होता है ये आपको बताना है। क्लियर? तो ये आपको डिस्क्राइब करना है, याद रखिएगा। ये 4-5 नंबर में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, मतलब एक कंपेयर भी करेंगे। एक और क्वेश्चन क्या है कि दोनों में अंतर भी बताना है। जर्सी और हॉलस्टीन फ्रीजियन यानी कि HF, याद रखिएगा। विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाली अगर कोई भैंस है, सॉरी गाय है, तो वो कौन है? तो वो है HF। कौन है? HF। और विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाली भैंस कौन सा है? तो मुर्रा भैंस। कौन सा है? मुर्रा भैंस, जो कहाँ पाया जाता है? हमारे भारत में ही पाया जाता है मुर्रा भैंस। ठीक है, और सबसे ज्यादा भारत का दूध उत्पादन करने वाली गाय कौन सा है? तो साहीवाल है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन में। जो पहला देखो जर्सी के बारे में है कि जर्सी का शारीरिक विशेषता क्या है। तो ये हल्के लाल रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? हल्के लाल रंग के होते हैं। इसका मैं आप लोगों को इमेज भी दिखा देता हूं कि ये जो जर्सी जो होता है वो कैसा दिखाई देता है। ठीक है, देखो हम लोग सर्च करते हैं जर्सी। क्या सर्च करते हैं? जर्सी। नेट को ऑन कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे जर्सी नस्ल। कौन सा देखेंगे बच्चों? जर्सी नस्ल हम लोग देखने वाले हैं। जर्सी गाय, ठीक है, काऊ, नहीं तो जर्सी मुंह में आ जाएगा। जर्सी काऊ का इमेज देखो। ये जो आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है जर्सी। क्या कहा जाता है बच्चों? जर्सी। ठीक है, ये है जर्सी गाय। और HF क्या होता है? हमेशा बच्चे जो है या लोग जो है HF किसको समझते हैं? बताता हूं आपको HF को। ठीक है, ये है HF गाय। HF ये आप देखे होंगे। HF देखिए, ये है HF। क्या है ये? HF। इस नस्ल को क्या कहा जाता है? HF, हॉलस्टीन फ्रीजियन। लेकिन इसी को क्या समझते हैं? इसी को ही समझा जाता है जर्सी। क्या समझते हैं? जर्सी। लेकिन ये जर्सी नहीं है। ठीक है, ये HF है। आया समझ में? दोनों में क्या अंतर है? तो देखो, एक तो आपको पहला समझ में आ गया होगा जर्सी कैसा दिखता है। तो जर्सी का जो शरीर का रंग होते हैं हल्के लाल रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? हल्के लाल रंग के होते हैं। ठीक है, और काला और सफेद के हल्का फुल्का धब्बा रहते हैं। इनकी सींग छोटी रहेगी क्योंकि ये जो है विदेशी नस्ल है। विदेशी नस्ल के जो सींग होते हैं वो छोटे होते हैं। थूथन इनकी काली होते हैं। थूथन मतलब नोजल, ये नोज वाला। ठीक है, पीठ सीधी, ये स्कंद प्रच्छेद जो पाया जाता है ऊंचा पाया जाता है। ठीक है, इसको पढ़ लेना, ये सब चीज जो है। इसी तरह से याद रखिएगा कि जो HF होते हैं उसका क्या विशेषता है। ठीक, और जर्सी के उत्पादन क्षमता की बात करेंगे तो जर्सी जो है 5000 से 6000 लीटर पर ब्यात। ब्यात मतलब क्या होता है? एक बछड़ा दिया और दूसरा बछड़ा दिया, दोनों का बीच का समय को ही क्या कहा जाता है? ब्यात कहा जाता है। तो प्रति ब्यात कितना दूध उत्पादन करता है? तो याद रखिए 5000 से 6000 लीटर दूध उत्पादन करते हैं। इनकी प्रथम ब्यात की आयु क्या होती है? मतलब पहली बार बछड़ा कब देंगे और दूध उत्पादन कब करेंगे? तो 26 से 30 महीना। मतलब एक तरह से कहा जाए कि 2.5 से 3 साल में ये
ये लोग तैयार हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है हॉलिस्टन फ्रीजियन। क्या आता है? हॉलिस्टन फ्रीजियन। तो हॉलिस्टन फ्रीजियन आपको दिखाया था, ये क्या है? HF, जिसको हॉलिस्टन फ्रीजियन कहा जाता है। ठीक, तो इनके थूथन कैसे रहेंगे? चौड़े रहेंगे। ठीक है, और ये जो चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं, और ये जो है मध्यम आकार का होता है। इनके शरीर का जो होता है वजन ज्यादा होता है। ठीक है, और याद रखिएगा दोनों प्रकार के जो विदेशी नस्ल होते हैं उनमें हम्प नहीं पाए जाते। हम्प मतलब कुबड़। क्या होता है बच्चों? कुबड़ नहीं पाए जाते। कुबड़ क्या होता है? आपने देखे होंगे देसी नस्ल जो होते हैं ऐसा उभार पाया जाता है, तो ये विदेशियों में ऐसा नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्लियर? इनकी जो दूध सिराएं रहते हैं वो विकसित रहते हैं, मतलब इनके थनों में ऐसा नस टाइप का आपको दिखाई देगा। जो बॉडी बिल्डर होते हैं उनका देखियो ना, एकदम जो बॉडी बिल्डर होते हैं उनका क्या होता है? ऐसे नस पूरे दिखने लगते हैं, है ना। वैसे ही जिनके में दूध उत्पादन करने की क्षमता ज्यादा होता है उनके थनों में दूध सिराएं ऐसा विकसित दिखाई देती हैं। ठीक, उत्पादन करने की क्षमता तो वो 5000 से 6000 था। ये 6200 लीटर पर ब्याज दूध उत्पादन करते। कितना? 6200 लीटर। इनके दूध में वसा की मात्रा कम होता है, याद रखिएगा, इनके दूध में वसा की मात्रा कम होता है। ठीक है, जर्सी के जो दूध होते हैं उनमें वसा की मात्रा ज्यादा रहेगा। ठीक है, क्लियर? इनका जो पहली बार बछड़ा देने का जो समय कौन सा है? 24 महीना है, और उसका 25 से 30 महीना था। ये अंतर हो गया। इसी तरह से आप गाय और जो हरियाणा गाय है, ठीक है, साहिवाल गाय और हरियाणा नस्ल दोनों के बारे में देख सकते हैं, क्योंकि दोनों नस्ल इंपॉर्टेंट है आपका पीएटी के एग्जाम में। ठीक है, और आपका 12th में तो है ही। ठीक, साहिवाल जो होते हैं हमारे भारत का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाली गाय है, और हरियाणा जो होते हैं, याद रखिएगा, हरियाणा सबसे अच्छी दुकानजी नस्ल है। दुकानजी नस्ल क्या होता है? दो काम कर सकता है, एक तो दूध उत्पादन अच्छे से करता है हरियाणा, और दूसरा जो है कृषि कार्य भी अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन साहिवाल जो है दूध उत्पादन अच्छे से करते हैं और आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, इसीलिए उसको आलसी नस्ल भी कहा जाता है। ठीक, तो साहिवाल के बारे में देखते हैं। साहिवाल जो होते हैं सर्वोत्तम दूध उत्पादन करने वाली नस्ल है हमारे भारत की। ठीक है, इसकी शारीरिक विशेषता कैसे होते हैं मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूं। साहिवाल गाय, कौन सा गाय? साहिवाल। ठीक है, आपको साहिवाल दिख जाएगा, ये देखो साहिवाल गाय, ये आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है साहिवाल। क्या कहा जाता है इसको? साहिवाल। दिख रहे हैं सबको? ठीक, अब देखो इसकी त्वचा ढीली रहते हैं, शरीर भारी रहते हैं। इनका जो मस्तक होता है वो क्या होगा? मध्यम आकार का होता है। सींग भी थोड़ा छोटे टाइप के होते हैं। रंग कैसा होता है? तो गहरा लाल, आप देख सकते हैं इमेज में। रंग कैसा है इसका? गहरे लाल रंग का है। ठीक, कैसे है? गहरे लाल रंग का है। इनका जो मुतान और जो टांगे होते हैं वो छोटी होती है। ठीक है, मुतान इनका लटका हुआ, टांगे इनकी छोटी होती है। आयन लटका होता है, आयन का आकार बड़ा होता है, क्योंकि ये क्या होता है? दूध उत्पादन करने की क्षमता इसमें ज्यादा होते, थन बड़े बड़े होते हैं। हरियाणा नस्ल की बात करेंगे तो सबसे दुकानजी नस्ल है, सबसे अच्छी दुकानजी नस्ल है, याद रखिएगा। और ये गाय में याद रखिएगा प्रति नियमित रूप से ये जो ब्यात होता है कितने दिनों का रहता है? तो 15-15 महीने का रहता है, मतलब 15 महीने में एक हो जाएगा, फिर दूध उत्पादन करेंगे, फिर 15। ठीक है, आज समझ में। सींग इनके छोटे होते, हरियाणा वाले के पूंछ इनका मध्यम आकार का रहेगा। ठीक है, हम्प विकसित रहते हैं। हम्प मतलब पीछे में जो ऐसा रहता है ना ऊंट का, उसको हम्प या कुबड़ कहते हैं। इसको पढ़ लेना, ये सब इसकी ऐसी होती है, वो ऐसी होती है, ये याद करने वाला चीजें होते हैं। ये क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है। ठीक, इसको नहीं पढ़ेंगे, पूछा नहीं गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय की, सिंधी गाय की कोई लक्षण बताना है इसके 4, तो इसको पढ़ लीजिएगा सिंधी गाय का। ठीक, स्कोर कार्ड क्या होता है? तो याद रखिएगा पशु का एनिमल जजिंग करते हैं तो उसमें स्कोर कार्ड में नंबर रहता है 100 नंबर। तो 100 नंबर में जितना ज्यादा नंबर मिला जाता है वो पशु उतने ही अच्छे होते हैं। ठीक है, जनरली जो 60 से ऊपर अंक मिलता है जिन पशुओं को, वो अच्छे माने जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देसी गाय और विदेशी गाय। ठीक है, देसी गाय और विदेशी गाय। जैसे आप देख रहे हैं देसी गाय में आपको यहाँ कुबड़ नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये आप या देख सकते हैं, या इस इमेज में आप देख रहे होंगे, इसमें आपको एक कुबड़ दिख रहा होगा। पशु का जो शरीर होता है इस तरह से बना रहता है, तो ये जो रहता है इसको बोलते हैं कुबड़। क्या बोलते हैं? कुबड़, या इसको बोलते हैं हम्प। क्या बोलते हैं? हम्प।
ठीक, आ समझ में, हम्प कहा जाता है। तो जो देसी गाय होते हैं उनमें हम्प पाया जाता है और विदेशी गाय में हम्प नहीं पाया जाता है। विदेशी गाय में याद रखिएगा हम्प नहीं पाया जाता है। आपको दिखाया था जब मैं HF दिखा रहा था, वो विदेशी नस्ल है, उसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, पहला अंतर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इनकी जो मुतान होते हैं वो क्या होते हैं, लटका हुआ रहता है और खींचा हुआ, लटका हुआ रहता है, जबकि उनका खींचा हुआ रहता है। इस पॉइंट को मत लिखना क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इनका जो पीठ होता है देसी वाला वो धनुष आकार का होता है। धनुष मतलब ऐसा ट्रायंगल टाइप का, जबकि इनका जो है रैंप, इनका जो आकार होता है वो इनका रैंप मतलब क्या समझ रहे हो, ये वाला पीछे वाला, ठीक है। इनका जो होता है सीधा नहीं होता है और देसी वाले का सीधा होते हैं। ठीक है, जो देसी वाले होते हैं वो ज्यादा गर्मी सहन कर सकते हैं, जबकि विदेशी वाले होते हैं वो ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर सकते, क्योंकि विदेशी वाले जो होते हैं वो ठंडे मौसम में पाए जाते हैं, इसी वजह से। ठीक, इनका शरीर हल्का होता है, जो देसी नस्ल के जो पशु होते हैं उनके शरीर हल्का होता है, और जबकि याद रखिएगा जो विदेशी वाले होते हैं वो भारी भरकम शरीर वाले होते हैं। देसी नस्ल के जो उनके सींग होते हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं, और जो विदेशी नस्ल की गाय होते हैं उनका सींग थोड़ा छोटे होता है। ये अंतर हो गया। देसी नस्ल होते हैं दूध उत्पादन करने की क्षमता कम होता है, जबकि विदेशी नस्ल वाले में दूध उत्पादन करने की क्षमता ज्यादा होता है। देसी नस्लों में बीमारी होने की संभावना कम रहता है, विदेशी वाले में बीमारी होने की संभावना ज्यादा रहता है। ठीक है, बीमारी किसमें कम लगेगा, तो देसी वाले में बीमारी किसमें ज्यादा लगेगा, विदेशी वाले में। ठीक है, आसन में दूध उत्पादन करने की क्षमता किसमें रहेगा, देसी वाले में कम रहेगा और विदेशी वाले में ज्यादा रहेगा। ठीक, क्लियर। हाँ, ये क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हो एक बार, क्योंकि ये आपका पीएटी में भी काम आएगा कि पशुओं की जांच करने की विधि कौन कौन सी है। ठीक है, या उनको जांच करते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पशुओं को जांच करने की विधियां, पहला होता है वंशावली। ठीक है, पशु को जांच मतलब उनका जजिंग करना, उनको जज, देखो हम एक दूसरे को देख के जज करते हैं ना, कोई अच्छा कपड़ा पहन लिया, हाँ ये अच्छा कपड़ा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, या ये थोड़ा फैशन झाड़ रही, लिपस्टिक ज्यादा लगाई है, ऐसा जजिंग होता है ना लड़कियों के बीच में, वैसी तो पशुओं को जजिंग करना है। तो पहला जो होता है वंशावली जांच, जिसको बोलते हैं पेडिग्री मेथड कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बड़े बड़े जो फार्म होते हैं उसमें समझदार पशुपालक क्या करते हैं, वंशावली का रिकॉर्ड रखते हैं, और वंशावली के द्वारा हम लोग चयन करते हैं, क्योंकि हमें ये विश्वास रहता है जैसे साहीवाल जो है ज्यादा दूध उत्पादन करने वाली गाय है, तो उसका नेक्स्ट जनरेशन वाला गाय भी रहेगा, वो भी अच्छे से दूध उत्पादन करेंगे, है ना। भले ऐसा मानते हैं ना कि टीचर का बेटा होगा वो थोड़ा पढ़ने लिखने वाला होगा, भले वो भोंकवा है, लेकिन मानते तो ऐसा है कि नहीं। उसी तरह समूह वरण, यानी कि इसको कहा जाता है ग्रुप सिलेक्शन। क्या कहा जाता है, ग्रुप सिलेक्शन। ठीक, मतलब पशुओं को क्या किया जाता है, किसी सामान्य जो नस्ल होते हैं, किसी नस्ल के पशुओं को जो सामान्य गुण होते हैं उनके आधार पर पशुओं का चयन करना। एक समूह हो गया, पशु का कोई भी एक समूह हो गया, जैसे कि साहीवाल का ग्रुप हो गया या फिर हरियाणा वाला ग्रुप हो गया, तो उनका जो सामान्य गुण होते हैं उसके आधार पर उसको चयन करने का काम करते हैं। क्लियर। संतति परीक्षण, इसको बोलते हैं प्रोजेनी टेस्ट। उत्तम नस्ल के सांड के संतान में होते हैं। ठीक है, उत्तम सांड के गुण संतान में होते ही हैं। ठीक, इन बातों को ध्यान में रखकर पशु प्रजनन कराया जाता है। संतति टेस्ट क्या किया जाता है, नर और मादा जो उत्तम नस्ल होते हैं उनका क्रॉस कराते हैं, फिर उनमें जो संतान होते हैं उसका टेस्ट करते हैं। ठीक, प्रदर्शन स्थिरीकरण, यानी कि इसको कहा जाता है डोमेस्ट्रेशन। तो उसके द्वारा क्या किया जाता है, जो प्रदर्शन से चुने गए, प्रदर्शन मतलब ये होता है जैसे पशु मेला लगता है, तो पशु मेला में क्या होगा कि पशु मेला में क्या लगता है, बहुत सारे पशु वगैरह आए रहते हैं, अलग अलग नस्ल रहते हैं, तो उनको दिखाया जाता है कि ये नस्ल ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाली है, इस नस्ल का ये खासियत है, ये सारा चीज़। तो उनका विभिन्न जाति हो गया, उनके बीच में तुलना करना, जैसे साहीवाल हो गया, हरियाणा हो गया, साहीवाल सिंधी हो गया, उनके बीच में तुलना करते हैं डोमेस्ट्रन, हाँ ये नस्ल अच्छा है दिख रहा है, या इस नस्ल का ये क्वालिटी है, तो उसको देख के हम लोग उसका जज करते हैं। ठीक है, समझ में आया ना, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है गुणांक विधि। गुणांक विधि क्या होता है, जिसको कहा जाता है
गुणांक विधि को कहा जाता है, याद रखिएगा गुणांक विधि को क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है स्कोर कार्ड। क्या कहा जाता है, स्कोर कार्ड कहा जाता है। ये आ गया गुणांक विधि, ठीक है। गुणांक विधि में आपको बताया था गुणांक यानी कि स्कोर कार्ड, इसमें एक नंबर रहता है 100 नंबर। तो इनके जैसे आंख हो गया, नाक हो गया, सॉरी उनका मुंह हो गया, इसमें क्या होता है या उनका शरीर के स्ट्रक्चर हो गया, सब में नंबर डिवाइड रहता है। उनके थन में, उनके सींग में, सब में नंबर डिवाइड। तो उस नंबर को उसके कलर में, तो उसको देख के क्या करते हैं हम लोग, नंबर देते हैं कि हाँ इसका सींग ऐसा दिख रहा है, 2 नंबर है तो 1.5 नंबर दे दिए। दूध उत्पादन करने की क्षमता देखिए इतना नंबर। तो ऐसे ऐसे उनको नंबर दिया जाता है। और जिन पशुओं को 60 नंबर से ज़्यादा आते हैं वो बहुत अच्छे पशु होते हैं, ठीक है। अब गुणांक पत्र में भरते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। पशुओं के विभिन्न अंगों के लिए अंक प्रदान करते हैं, ये आपको बताया था। तो करते समय आदर्श पशु की तुलना करना चाहिए। जैसे कि अगर साहिवाल का जो दूध उत्पादन करने की क्षमता ज़्यादा होता है तो उनका हम लोग थन को देखते हैं, हाँ बड़ा है, ठीक है, उसमें दूध सिराए आए हुए हैं। तो ये सब चीज़ को हम लोग जज करते हैं, उस बातों को ध्यान रखना चाहिए। जो जज कर रहा है वो अनुभवी होना चाहिए, ठीक है। और वो जो है अनुभवी होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कैसे उसका जज करते हैं, ठीक। उसके साथ याद रखिएगा वो जो है निर्णय करने वाला चालाक होना चाहिए। मतलब ऐसा है कि वो दूर से ही देख के पशु को पता लगा सके, हाँ ये इसका ये क्वालिटी है, इसका ये क्वालिटी है, आर समझ में। और जो निर्णायक होते हैं उनको अच्छा गुण और बुरा गुण वो दोनों बारे में पता होना चाहिए कि हाँ ये पशु का ये क्वालिटी होता है, ये पशु का ये क्वालिटी होता है, ऐसा। आर समझ में। उनको किस उद्देश्य से उनका जजिंग कर रहा है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि उनको अगर पूरी तरह से पता नहीं है कि किस मतलब किस कारण से उसका जजिंग कर रहे हैं तो सही तरह से जज नहीं करे। जज करने वाला कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि भेदभाव करेगा, नहीं मुझे काला रंग पसंद है मैं 2 नंबर दे देता हूँ, ये सफ़ेद मुझे पसंद नहीं है, इसको एक ऐसा भेदभाव नहीं करना है। या ये साहिवाल मुझे गाय अच्छा लगता है इसको 10 नंबर दे देता हूँ, ये हरियाणा मुझे, ऐसा भेदभाव वाला करने वाला नहीं होना चाहिए। सारा का सारा सही के सही उसको देना चाहिए। आ रहा समझ में, हाँ या ना। पशुओं को जो उत्तम श्रेणी, देख पशुओं को श्रेणी देने के साथ साथ उनका कारण भी बता। मतलब ये है जैसे वो बता दे ये जो पशु है ए ग्रेड का पशु है। अब ए ग्रेड का पशु है तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि ए ग्रेड का पशु क्यों है, ये इसको सी ग्रेड का पशु है, ये अच्छा पशु नहीं है। अरे भाई क्यों अच्छा नहीं है, ये भी वो कारण बताने वाला होना चाहिए, अगर वो एनिमल का जजिंग करने वाला जज है तो, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतुमय गाय के लक्षण, ठीक है। इसको आप ऋतुमय गाय के लक्षण यानी कि जब गाय में हीट पीरियड आता है तो उसका क्या क्या लक्षण होता है। तो पहला लक्षण ये है कि वो बार बार जल्दी जल्दी पेशाब करते हैं। ऋतुमय अगर गाय हो गए हैं तो बार बार क्या करते हैं, पेशाब करते हैं। बार बार पूंछ को घुमाते रहती है, ठीक है, रुक रुक के चिल्लाने लगता ऐसा चिल्लाने लगती है। और कुछ समय के बाद वो चारा खाना, क्योंकि उसका मन क्या होता है लैंगिक क्रियाओं में होने लगता है, मतलब वो जो होता है नर की तरफ आकर्षित होने लगता है, मेल की तरफ आकर्षित होता है। इस चक्कर में वो खाना पीना त्याग, एक गाना सुने हम, साधन मेरा उस पार है मिलने को दिल बेकरार है, वही कंडीशन हो जाता है गाय में। हीट पीरियड जब आता है गाय में तो क्या होगा कि जब हीट पीरियड पशुओं में आता है तो वो उनका ध्यान कहाँ रहता है, नर पशु की तरफ रहता है। किधर रहता है, नर पशु की तरफ रहता है। और इस चक्कर में वो खाना पीना को कम खाते हैं। आ रहा समझ में। गाय के जैसे गाय जो है खड़ी है और सांड जो है उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो गाय एकदम शांत रहती है, ठीक है, और चुपचाप खड़ी रहती है। गाय जो होती है जैसे ही ऋतुमई आती है तो सांड के आगे पीछे घूमने रहती है, ठीक है, सांड के आगे पीछे घूमने लगते हैं, ठीक है, और बार बार लोग पूंछ हिला हिला घुमाते रहते हैं और नर को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उनका जो योनि होता है वेजाइना, उसमें से एक चिपचिपा लसलसा पदार्थ निकलता है, ठीक। तो और पशु जो है बेचैन रहती है। इस तरह से इसका लक्षण होता है ऋतुमय गाय के लक्षण, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पशुओं में सिंग रोधन, पशु को चिन्हित करना और भैंस के जो नस्ल है इनके बारे में हम लोग बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। और आपको बता दो सिंग रोधन मतलब होता है डी हॉर्निंग।
सिंग रोधन मतलब क्या होता है बच्चों? डीहॉर्निंग होता है। सिंग रोधन मतलब क्या होता है? डीहॉर्निंग होता है। और डीहॉर्निंग क्या होता है कि पशुओं के सिंग को अलग करना। सिंग रोधन मतलब क्या होते हैं? पशुओं का जो सिंग होता है उसको अलग करने की क्रिया, चाहे काट के द्वारा करें या और मशीन के द्वारा, मतलब पशुओं के सिंग को हटाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? सिंग रोधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंग रोधन कहा जाता है। ठीक, आया समझ में कि नहीं? इससे अब ये होता है कि पशुओं का सींग रोधन क्यों किया जाता है? तो बहुत सारे पशुओं के सींग बहुत बड़े बड़े रहते हैं, अब उनको देखने में ही डर लगता है, तो पशुओं को काबू में करने के लिए, वश में करने के लिए उनके सींग को काट दिया जाता है। ठीक है, हटा दिया जाता है। ठीक, और क्या होता है कि पशुओं की देखरेख में सुविधा होती है, देखरेख में सुविधा होती है, लेकिन इसका एक हानि और होता है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पशु जो होता है वो अपना जो पहचान हो जाते हैं वो खो देते हैं। कुछ पशुओं का सींग बहुत ही पहचान होते हैं, जो बड़े बड़े सींग हो, जैसे कि नागपुरी भैंस हो, उनके सींग बड़े बड़े, अब उनका पहचान है, अब उसका सींग को काट देंगे तो उसका पहचान चला जाएगा। फिर नेक्स्ट और क्या है, कुछ पशु का जो सींग होते हैं वो खराब दिखते हैं, तो उस आकृति को हटाने के लिए किया जाता है। सींग में हो सकता है सींग कैंसर या सींग से संबंधित बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं, उसकी वजह से उनका सींग को हटाया जाता है। ठीक, आसन में पशु जो है एक दूसरे से आपस में लड़ ना सके, इसके लिए भी क्या किया जाता है? उनके सींग को हटा देते हैं, नहीं तो इसका आपका नुकसान हो गया। अब मान लिया जैसे मुंह से मुंह वाली विधि में बता रहा था ना, वो एक दूसरे को देखते रहते, घूरते रहते, तो आप कोटने के पास मारूंगा ऐसे कह रहे, तो इससे क्या है, अब वो कोटने के पास गए और कोटने के पास जाने के बाद क्या कर दिया, वो अपना सींग को ऐसे घुसा दिया। ठीक है, अब उससे तो उसका पेट में नुकीला वाला घुस गया, इससे क्या होगा? आपका तो कुछ नहीं होगा, आपका ही जाएगा, पशु को तो कुछ नहीं, वो तो मर गया बेचारा, लेकिन नुकसान तो आपका हुआ ना। क्या पता उसको आप 1-2 लाख में खरीद के ला रहे होंगे, है कि नहीं? तो ये हुआ सींग रोधन करने की विधि। तो सींग रोधन कब किया जाता है और कौन कौन सी विधि, इसका नाम बस आपका दिया गया है, ठीक है, या लिखना है। सींग रोधन करने का जो उपयुक्त समय होता है, पशु जो है 1 से 2 सप्ताह का रहता है, उस समय उनका सींग को निकाल देना चाहिए, याद रखिए। अब जब छोटे रहते हैं पशु जो होते हैं, उनका हम लोग सींग निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं निष्कलिकायन या डिसबडिंग कहा जाता है। सींग रोधन करने की कौन कौन सी विधि है? तो पहला हो गया सींग को आरी के द्वारा काटने द्वारा, रबड़ के छल्ले के द्वारा, ठीक है, रासायनिक जिसको डीहॉर्नर कहा जाता है, केमिकल, और हंसिए के द्वारा। ठीक है, मतलब क्या किया जाता है? पहला आरी के द्वारा पशु जो होते हैं उनके जो सींग होते हैं उनको आरी के द्वारा क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरा जो होता है रबड़ की छल्ले, उनका जो सींग रहता है उसको मोटे जो रबड़ रहते हैं उसमें लगा देते हैं उनके सींग में और टाइट हो जाता है। आपने देखे होंगे जब हमारे हाथ में कोई भी टाइट कपड़ा पहन लेते हैं या रबड़ को अच्छे से बांध देते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन यानी कि ब्लड जो होता है फ्लो होना बंद हो जाता है। इसी तरह उनका सींग में एकदम टाइट रूप से जब चिपका रहता है रबड़ जो है, तो इससे क्या होता है कि उनमें ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और सींग सूख जाता है, बाद में उसको काट के अलग कर लेते हैं। डीहॉर्नर जिसको कास्टिक सोडा के द्वारा उपयोग किया जाता है, इसको कास्टिक मेथड भी कहा जाता है केमिकल में। इसमें कास्टिक सोडा का एक छड़ होता है जो उनके सींग में ऐसे रगड़ते रहते हैं, ये छोटे पशुओं में किया जाता है। और इससे क्या होगा, इसका एक और वीडियो मैं डीहॉर्निंग और ये मार्किंग वाला है, ठीक, जिसमें पशु चिन्हन करते हैं, ये वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, आप YouTube में उसको सर्च कर सकते हैं, वो आ जाएगा, उसमें आपको पूरे इमेज के साथ अच्छे से दिख जाएगा। तो केमिकल को करते हैं और जैसे ही उसमें जो खून निकलना चालू हो जाता है तब बंद कर देते हैं, क्योंकि सींग के ऊपर में घिस रहे हैं, अब उसमें ब्लड तो निकलेगा तो बंद कर देते हैं। फिर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देते हैं जिससे उससे बैक्टीरिया वगैरह ना फैले। हंसिए के द्वारा, ये देसी विधि होता है, ये खतरनाक होता है। इस विधि में क्या होगा कि जो हंसिया को गर्म करते हैं एकदम लाल, और जो रहते हैं उसके जो सींग के आसपास के बाल को साफ करेंगे, फिर हंसिए से ऐसे उसको खोदलना जानते हो ना, उसको मतलब निकालते हैं ऐसे, ठीक, हंसिए के द्वारा। फिर है पशु को चिन्हित करना। क्या करना? पशु को चिन्हित करना। तो पशु को चिन्हित क्यों किया जाता है? तो पशुओं के पहचान करने के लिए। मान लीजिए जैसे आपका एक पशु गुम गया है, अब पशु गुम गया है तो उसकी पहचान कैसे करोगे आप, है कि नहीं? तो उसमें कुछ ना कुछ आप निशान लगाए रहोगे तो बता सकते हो। मान लीजिए आपने गाय का नाम रखा है रामकली,
ठीक है। अब आप किसी से पूछे होगे मेरे रामकली को देखे हो क्या, तो वो थोड़ी बताएंगे कि रामकली को देखे। उनको तो क्या लगेगा, रामकली को देखे हो क्या, तो वो क्या बोल देगा, कौन भाभी कहा था क्या, ऐसे है ना। तो वैसा नहीं है भैया, रामकली उनके गाय का नाम, तो वैसे पहचान नहीं हो रहा, लेकिन हाँ उसके शरीर में जैसे 6 नंबर डाल दिए या कोई सिंबल बना दिए या कोई निशान बना दिए, तो आप बोल सकते हो कि जिसमें मेरे गाय को देखे हो क्या, उसमें 5 स्टार लगा था, तो वो बता सकते हैं, या कुछ निशान बनाया, हाँ इस टाइप का गाय तो उधर देखे थे ऐसे करके, तो ये पहचान होता है, इसलिए किया जाता है। तो पशुओं के पहचान करने के लिए, किसके लिए, पशुओं को पहचान करने के लिए, याद रखिएगा, पशु को चिन्हित किया जाता है। ठीक, अगर क्लास मजा आ रहा होगा तो बिल्कुल ही लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है कि हाँ एक सर ऐसे हैं, मेरा नाम है दीपक यादव। ठीक, तो बिल्कुल ही आपको कमेंट करना है और आपके दोस्तों को बताना है कि हाँ कि सर का वीडियो देखिए, लाइक करें, शेयर करें, ताकि सब लोगों को नॉलेज मिले कि आपका एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप का पूछा जाता है। समझ में। अब इसके कौन कौन से विधि होते हैं, कैसे कैसे हम लोग पशुओं को चिन्हित कर सकते हैं, तो उसमें रंग लगा सकते हैं, ये भेड़ वगैरह में किया जाता है। और नॉचिंग होता है, जो पशु होते हैं जैसे सुअर वगैरह में किया जाता है, उनके कांट को वी आकार का काट देते हैं। ठीक है, उनके शरीर में टैटू बना देते हैं, गोदना जानते ही होंगे, उनके शरीर में कुछ निशान बना देंगे। ठीक, और ब्रांडिंग मतलब आपको बताया था ना, ब्रांडिंग मतलब होता है गरम लोहा, जैसे कोई संख्या हो गया या स्टार हो गया, आजकल तो हैशटैग वाले हैं, है कि नहीं। तो जैसे कि मान लिया जाए, जैसे कि ये हैशटैग है, क्या हो गया, हैशटैग। अब इसमें ये कोई भी नंबर हो गया, अब इसको गर्म करूंगा, गर्म करने के बाद पशु के शरीर में डाल दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया गर्म ब्रांडिंग। अब उसके शरीर में निशान पड़ जाएगा, तो ये गर्म दागना हो गया। ठीक है, हॉट ब्रांडिंग। और अगर वही जो है केमिकल में डुबा के उस, जैसे 5 नंबर है ये, जैसे 5 नंबर हो गया, अब 5 नंबर को क्या करूंगा, मैं डुबाऊंगा केमिकल में और उसके शरीर में डाल दिया। ठीक है, अब उनके शरीर में क्या हो जाएगा, 5 नंबर संख्या बन जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 नंबर संख्या बन जाएगा। तो ये जो होता है, अगर केमिकल में डुबा करते हैं तो कोल्ड ब्रांडिंग है, अगर वही जो है गर्म करके उसको डालते हैं तो हॉट ब्रांडिंग है। क्लियर। कान काटना बता दिए, सुअर में किया जाता है। फिर आता है भैंस की मुर्रा नस्ल। कौन सा नस्ल, मुर्रा। याद रखिएगा, मुर्रा नस्ल जो होते हैं विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाली भैंस है। ठीक है, आज समझ में। इसका जो रंग कैसा होता है, काला रहता है। बिरबिट करिया, याद रखिएगा, बिरबिट करिया जानते हो ना, एकदम डार्क। देखो आपको दिखा देते हैं मुर्रा भैंस, मुर्रा, ये आप देख सकते हो मुर्रा भैंस एकदम ब्लैक कलर का रहता है, एकदम काला चमकता हुआ दिख रहा है ना, इसको कहा जाता है मुर्रा भैंस। ठीक, तो इनका शरीर एकदम ब्लैक होता है, इसीलिए ब्लैक जेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लैक जेट। बिरबिट करिया होता है, तो आप लिख सकते हो गहरा काला रंग होता है इसका। ठीक है, एक गहरा काला रंग क्या होता है, आपने सुने आइकोनिक काजल, जो समय को मात दे, ऐसा आता है ना एड, लेकिन ये क्या होता है, दूध उत्पादन को मात देता है। सबसे ज्यादा विश्व में दूध उत्पादन करने वाली गाय यही, सॉरी भैंस यही है। ठीक है, गाय और भैंस, गाय भैंस में मुंह से गाय निकल जाता है, तो डोंट माइंड। तो भैंस का महत्वपूर्ण नस्ल है, ये सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला भैंस है। ठीक है, और इसका दूध उत्पादन करने की क्षमता कितना होता है, 6 से 7 लीटर पर डे, 6 से 7 लीटर पर डे, और 1500 से 2000 प्रति ब्याज दूध उत्पादन करती है। ठीक है, और ये जो है विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाली भैंस है, सर्वश्रेष्ठ भैंस है। इनका सींग जो होता है मुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए मुर्रा भैंस कहते हैं। जैसे आप इनका सींग दिख रहा है, दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा तो भी दिख रहा है बोलना। इनका सींग जो होता है मुड़ा हुआ रहता है। कैसा होता है, मुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए इसको मुर्रा भैंस कहते हैं। सींग कैसा होता है इनका, ऐसा मुड़ा मुड़ा रहता है, इसीलिए इसको मुर्रा भैंस कहते हैं। आज समझ में। ठीक, इनका शरीर गठीला होता है, काले रंग का होता है, ये बता दिया। आयन दूध उत्पादन कर रहे हैं, इनका आयन विकसित रहेगा। पैर छोटे रहेंगे, मजबूत होते हैं। क्लियर, पैर छोटे रहेंगे, मजबूत रहते हैं, ये लक्षण है। तो ये छोटा छोटा लक्षण है, ये समझाने वाला चीज नहीं है, इसको खुद से समझ सकते हो, है कि नहीं। इससे वीडियो बस लंबा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विष ज्वर। कौन सा ज्वर, विष ज्वर। विष ज्वर को और किस नाम से जाना जाता है, एंथ्रेक्स नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, एंथ्रेक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक ठीक,
तो एंथ्रेक्स याद रखिएगा सबसे खतरनाक रोग होता है पशुओं में। ये किसके द्वारा होता है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। एंथ्रेक्स, ठीक। एंथ्रेक्स का लोकल नाम की बात करेंगे, इसको जहरी बुखार कहते हैं, गिल्टी रोग कहते हैं, या तिल्ली बुखार कहते हैं, या गार्की कहते हैं, या इसको बोलते हैं स्प्लीन फीवर। ये क्वेश्चन पीएटी में पूछा गया है, स्प्लीन फीवर मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। स्प्लीन फीवर जो होते हैं किस रोग को कहा जाता है, तो एंथ्रेक्स को कहा जाता है, ठीक है। ये एंथ्रेक्स जो होता है किसके कारण होता है, तो ये होता है बैक्टीरिया की वजह से। किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया। किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया। और उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। क्या है, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया का नाम है, याद रखिएगा। रोग जनकता किसके कारण होता है, ये क्या काम कर देता है, त्वचा को भेद देता है, ठीक। सबसे पहले क्या करते हैं, बॉडी में प्रवेश करता है, फिर जो मांसपेशी वगैरह होते हैं उसको सूजन ला देगा, फिर जो मूल तंत्र होते हैं मतलब मेन जो सिस्टम होते हैं उसको नष्ट कर देंगे, फिर पशु की क्या हो जाता है, मृत्यु, ठीक है। ये याद रखिए बहुत ही खतरनाक होता है। इसका प्रमुख लक्षण यही है कि पशु जो होते हैं अचानक से कांपने लग जाते हैं, फिर धड़ से जमीन में गिर जाएंगे। जमीन में गिरने के बाद क्या हो जाते हैं, इनका जो जितने भी नेचुरल पोर्स होते हैं, प्राकृतिक छिद्र, जैसे नाक हो गया, कान हो गया, मुंह हो गया, और इनका पीछे यानी कि एनस जो हो गया, गुदा द्वार, वहां से एकदम तारकोल जानते हो, डामर जानते हो, जो रोड बनाने के लिए काला काला यूज करते हैं, वैसी काला काला ब्लड निकलने लगता है, और कुछ समय में ही इसके पशु की मृत्यु हो जाता है। और इसको जूनेटिक डिसीज भी कहा जाता है। याद रखिएगा एंथ्रेक्स को क्या कहा जाता है, जूनेटिक डिसीज। ये पीएटी में पूछा जाता है। जूनेटिक डिसीज क्या होता है बच्चों, तो ऐसा बीमारी जो पशुओं से मनुष्यों में फैले। तो याद रखिएगा मनुष्यों में भी आ जाता है ये, ठीक। आ रहा समझ में, ठीक। इसका जो लक्षण क्या होता है, तेज बुखार होगा, शरीर में कंपन हो गया, बता दिया, सांस तेज हो जाएंगे, इनके प्राति ये सब झागदार काला एकदम ब्लड निकलने लगता है, कुछ समय पशु की मृत्यु हो जाता है। इसका कोई उपचार नहीं है। एक बार पशु हो गया तो उसका 100% मरने का चांस होता है एंथ्रेक्स में। इसका कोई उपचार नहीं है। उसके पहले आप लोग कुछ कुछ उपाय कर सकते हो, जैसे एंथ्रेक्स का टीका लगवा सकते हो, और ऐसे जो पशु जो जिनको एंथ्रेक्स हो चुका है उनसे आप दूर रख सकते हो। तो ये इनका वही उपाय है, बाकी कोई इनका उपाय नहीं है। टीका लगा सकते हो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहा जाता है, तो पहले इनका कर सकते हो। पेनिसिलिन का टीका लगा सकते हो, ठीक है। पेनिसिलिन का जब रोग हो गया तब लगा सकते हो, और इससे पहले और अंतःसीरम मतलब आयु इंजेक्शन देना है, 20 से 30 यूनिट का इंजेक्शन देना है, ठीक है। पौष्टिक आहार देना है, तो अब पशुओं को तो पौष्टिक आहार देना ही है। जब पशु बीमार हो जाते हैं तो ये उनका प्रमुख उपाय नहीं है कहा जा सकता है, ठीक। क्या कोई भी बीमार है आपको तो पौष्टिक आहार देना है। एंथ्रेक्स के लिए पहले से आप टीका लगाओगे तो पशु जो है वो बचेगा, नहीं तो अगर एक बार एंथ्रेक्स हो गया तो उसका मरने का चांस 100% रहता है, ठीक। उसके बाद आता है गलघोटू। कौन सा रोग आता है, गलघोटू, जिसको कहा जाता है हेमीरैजिक सेप्टिसेमिया। क्या कहा जाता है, हेमीरैजिक सेप्टिसेमिया। इसमें बोल रहा है कि आपको गलघोटू रोग के नियंत्रण को बताना है। तो एक तो होता है प्रिवेंशन, इसके दो उपचार हैं। एक तो होता है निषेधात्मक उपाय जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन, ठीक है। तो प्रिवेंशन में क्या करना है, प्रिवेंशन में क्या करना है कि इसके द्वारा कुछ उपाय किए जा सकते हैं। जैसे स्वस्थ पशु जो रहेंगे, ठीक है, उनको जो बीमार पशु हैं उनसे अलग रखना है, ठीक है। उनको गलघोटू का टीका लगाना है, और जो पशु जो होते हैं कि उनका जैसे क्योंकि गलघोटू जो होता है किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अच्छा, ये एंथ्रेक्स में याद रखिएगा कौन सा जो बीमारी होता है जिनको चीर फाड़ नहीं करते हैं। चीर फाड़ नहीं करते हैं मतलब उनका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, क्योंकि वो मनुष्यों में भी फैल सकता है। तो चीर फाड़ नहीं करना चाहिए, इसमें भी चीर फाड़ नहीं करना चाहिए। अगर पशु बीमार हो गया उनको अलग रूम में रख के उनकी देखभाल करना चाहिए। फिर आता है चिकित्सात्मक उपाय, जो चिकित्सा जो ट्रीटमेंट करते हैं वो, तो इसको टेट्रामाइसिन का इंजेक्शन लगाते हैं। क्या करते हैं, टेट्रामाइसिन का इंजेक्शन लगाते हैं। साथ ही साथ इनको सल्फामेजाइन दिया जाता है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, गलघोटू में क्या होता है, तो इनका जो गला होता है, गला वाले भाग में सूजन हो जाता है। गला वाले भाग में क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। और जब ये सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा तो खींच खींच के सांस लेते हैं ऐसे वाले, तो घुर घुर की आवाज आता है। जैसे जो नाक में सांस लेते हैं ना, तो
ऐसा आता है, वैसे ही इनमें घुर घुर की आवाज आता है, ऐसा टाइप का। तो घुर घुर की आवाज आता है, इसलिए इसको घुर का रोग भी कहा जाता है। तो याद रखिए गल घोटू में घुर घुर की आवाज आता है। आ रहा समझ में? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट को पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका पीएटी एग्जाम में कि केंद्रीकृत दांत मतलब सेंट्रल इंसाइजर टीथ, मध्यवर्ती मतलब होता है मिडिल इंसाइजर टीथ, अपसर्वी मतलब होता है लेटरल इंसाइजर टीथ, और कोने का दांत यानी कॉर्नर इंसाइजर टीथ। तो ये क्वेश्चन आता है स्थायी और अस्थायी मतलब टेम्पररी और परमानेंट जो दांत होते हैं वो कब निकलते हैं, कब घिसते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चार्ट को आपको पूरा पढ़ना है कि जैसे निकलने का समय तो सेंट्रल इंसाइजर, देखो पशु का जो उम्र ज्ञात करते हैं उसका सबसे अच्छा तरीका होता है उनको दांत को देख के। किसको देख के? दांत को देख के। अब दांत को देख के करते हैं तो कौन सा दांत को? तो इंसाइजर टीथ को। किसको? इंसाइजर टीथ को। क्लियर है या ना? उसके बाद आपको ये याद रखने कब निकलता है कब घिसता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका दांत निकलने का समय कब से है? 1 से 7 दिन में निकलेगा। और दूसरा जो पहला है, ये पहला जोड़ा, इंसाइजर टीथ होते हैं वो 4 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 4 जोड़े। ठीक, तो 4 जोड़े का पहला जोड़ा कब निकलता है? 1 से 7 दिन में। घिसेगा कब? 10 माह में। दूसरा जोड़ा देखो, इसमें निकलने का समय को पहले पढ़ना। पहला जोड़ा होता है पहले सप्ताह में यानी कि 1 से 7 दिन में। दूसरा जोड़ा दूसरे सप्ताह में यानी कि 7 से 14 दिन में। तीसरा जोड़ा तीसरे सप्ताह यानी कि 14 से 21 दिन में। चौथा जोड़ा जो होता है वो चौथे सप्ताह में यानी 21 से 28। मतलब याद रखिएगा जो टेम्पररी, ये कौन सा दांत है? टेम्पररी है ना, ये टेम्पररी बात हो रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में दूध के दांत आते हैं। तो ये जो है 1 महीने में पूरा दांत निकल जाएंगे। घिसने कब घिसना स्टार्ट करेंगे ये दांत जो होते हैं? तो पहला जो है 12 माह में, दूसरा जो है 15 माह में, तीसरा जो है 18 और चौथा जो है 21। मतलब एक तरह से याद रखिए 10, 15, 18, 21 महीना 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 इसमें घिसना स्टार्ट होगा। पहले सप्ताह दूसरे सप्ताह इसमें निकलना होगा। वही बात करते हैं स्थायी दांत यानी कि परमानेंट जो दांत होते हैं वो, तो इनका जो परमानेंट जो दांत होते हैं वो कब निकलना स्टार्ट होते हैं? तो 2 से 2.5 वर्ष में। ठीक है, क्योंकि उसको तो घिसने में ही 2 वर्ष लग गया। क्यों? 21 महीना, 21 महीना यानी कि लगभग आप बोल सकते हैं 2 साल। तो 2 से 2.5 साल में पहला जोड़ा घिसना स्टार्ट करते हैं, फिर 2.5 से निकलना स्टार्ट करते हैं, फिर 2 से 2.5 निकला, फिर 2.5 से 3 वर्ष में निकला, फिर तीसरा जोड़ा जो है 3.5 वर्ष से 3.5 से 4 वर्ष, और कोने का जो दांत रहेगा यानी चौथा जोड़ा 4 से 5 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से 5 वर्ष में पूरे दांत निकल जाएंगे। घिसना कब स्टार्ट होता? तो पहला जोड़ा होगा 6 से 7 वर्ष में, दूसरा जोड़ा होगा 7 से 8 वर्ष में, तीसरा जोड़ा होगा 8 से 9 वर्ष में, और चौथा जोड़ा है 9 से 10। अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को बार बार आप कर सकते हैं, और यूट्यूब में आपका एक ऑप्शन भी देता है और हमारे ऐप में भी आपका ऑप्शन देता है कि वीडियो को आप ज़्यादा स्पीड बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? बहुत बढ़िया। ये अग्रदाढ़ वगैरह है, ये इसका आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आता है कि पशुओं में स्थायी दांत यानी कि परमानेंट दांत कितने होते हैं? तो 32, और अस्थायी दांत कितने होते हैं? तो 20। कितने होते हैं? 20। क्लियर? उसके बाद है पशुओं का बधियाकरण और सूत्र के द्वारा पशु का भार ज्ञात करना, इसको देखेंगे। ठीक है, अब बधियाकरण क्यों किया जाता है? तो याद रखिएगा पशु के जनन अंग को निष्क्रिय कर देना यानी कि उनका मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनको इनएक्टिव कर देते हैं। इससे क्या होता है? वो प्रजनन करने की क्षमता खो देते हैं, उसमें प्रजनन करने की क्षमता नहीं होते हैं। ठीक है, और आपको मैं जब स्टार्टिंग में पहला ही क्वेश्चन था कि हम पशुओं में बधियाकरण क्यों किया जाता है, तो उसमें आपको बताया था कि पशुओं का बधियाकरण क्यों किया जाता है, क्योंकि उनके शरीर में जो एनर्जी मिल रहा है वो प्रजनन कार्य में उपयोग कर रहे हैं। अब उस एनर्जी को कृषि कार्य में करेंगे, उनके शरीर को बढ़ाने के लिए करेंगे, तो उनके शरीर में मांस की मात्रा बढ़ेगा तो मांस उत्पादन भी बढ़ेगा। ठीक,
कृषि कार्य भी अच्छे से करेंगे। बढ़िया करने के लिए कौन कौन से विधि होते हैं, तो पहला होते हैं विषण को पीट कर, यानी ये देसी विधि होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं ये देसी विधि। उनका जो टेस्टीज रहता है यानी कि विषण होता है, उसको पत्थर, पशुओं का जो आपने देखे होंगे विषण जिसको टेस्टीज कहा जाता है, पिछले भागों में लटका हुआ रहता है विषण कोश के अंदर, ये इनका पिछला भाग है, ठीक है, पैर हो गया ये इनका पिछला भाग। तो पिछला भाग में यहाँ पे ऐसा लटका रहता है, ठीक है, इतना बड़ा नहीं होता है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक। तो ये पिछला भाग में इस तरह से लटका हुआ रहता है, इसी को कहा जाता है टेस्टीज या विषण कहा जाता है। इसमें एक एक विषण होते हैं। तो इसको क्या करते हैं, पत्थर के द्वारा, पत्थर या लकड़ी, देख कितना निर्दयी टाइप वाला काम है, उसको मार देते हैं। अब इसको मार देंगे तो क्या होगा, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो पशु बढ़िया हो जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अमानवीय व्यवहार यानी बहुत ही खतरनाक विधि होता है, इससे बहुत ज़्यादा ब्लड वगैरह निकलता है, कभी कभी इतना ज़्यादा पेन होता है कि पशु की मृत्यु भी हो जाता है, ठीक है। ये मोंगरी मतलब वही है, लकड़ी की मोंगरी, मतलब मोटा मोटा जो लकड़ी होते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं मोटा लकड़ी कैसा होता है। ये जो मोटा आप देख रहे हो, ये इधर देखो, ये देखो, ये मोटा सा लकड़ी दिख रहा है, इसी में उसको मार देते हैं, ठीक है। अब इतना बड़ा लकड़ी में हम लोग मारेंगे तो जाहिर सी बात क्या होगा, उसका बधियाकरण पूरी तरह से हो जाएगा, ठीक। फिर आता है चीरा विधि। ये चीरा विधि मतलब होता है ऑपरेशन मेथड। चीरा विधि मतलब क्या होता है, ऑपरेशन मेथड, ठीक। ऑपरेशन मेथड में क्या किया जाता है, चाकू के द्वारा उसको ऐसे ऑपरेशन, उनका जो ये विषण हो गया, ठीक, तो इसको ऑपरेशन के द्वारा क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये ऑपरेशन विधि कहलाता है। इलेस्ट्रेटर विधि क्या होता है, इसमें रबड़ बैंड में उनका जो अंडकोश रहेगा, उनमें क्या करते हैं, रबड़ की छल्ला को कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, जैसे कि सिंग रोधन में करते हैं इलेस्ट्रेटर, रबड़ बैंड को उनके सिंग में टाइट कर देते हैं। वैसे क्या होते हैं, उनके जो टेस्टीज होते हैं उसमें टाइट रबड़ को चिपका देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनमें ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और सूख जाते हैं। फिर आता है रासायनिक विधि। इसमें क्या किया जाता है, जो एंटी जो फीमेल या एंटी जो मेल हार्मोन होते हैं उनका इंजेक्शन दिया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, उनका जो ऑर्गन होते हैं वो काम करना बंद कर देता है, ठीक। उसके बाद क्या था, सूत्र के द्वारा पशु का, और इसके लास्ट जो विधि है वो है वर्डिजो कास्ट्रेटर, जिसको कहा जाता है वर्डिजो कास्ट्रेटर। आप लोग देखे होंगे मेरे ख्याल से, और नहीं देखे हैं तो मैं आपको दिखा दूं, वर्डिजो कास्ट्रेटर, वर्डिजो कास्ट्रेटर, ये आप देख रहे हैं वर्डिजो कास्ट्रेटर, आपको प्लास टाइप का नजर आ रहा होगा। इससे क्या करते हैं, जो नर होते हैं उनका जो विषण होते हैं उसको ऐसे दबा देते हैं। अब दबाने से क्या होता है, उनका जो विषण होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब काम करना बंद कर देता है, अच्छे से दबा देते हैं, क्योंकि उनका जो नस होते हैं वो पूरी तरह से चिपक जाते हैं, और उनका जो स्पर्म होते हैं वो सही तरह से नहीं बन पाएंगे और ये बढ़िया हो जाते हैं, ठीक। आज समझ में। फिर आता है सूत्र के द्वारा। ये क्वेश्चन आपका पीएटी एग्जाम में भी पूछा जाता है, पशुओं का जो शरीर भार होता है वो कैसे निकाला जाता है, इसका वीडियो भी बनाया हुआ मैं, आप देख सकते हैं उसमें। इस बॉडी वेट को कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए एक सूत्र का यूज किया जाता है जिसको कहते हैं शेफर फार्मूला। क्या कहा जाता है, शेफर फार्मूला, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा कि अगर अ का जो वैल्यू होता है इतना रहेगा, देखो इसमें जो फार्मूला आपको दिख रहा होगा, पशु के शरीर भार का मतलब लंबाई गुणित परिधि, परिधि मतलब घेरा, उनका ग्रीथ, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीथ, और तो इसमें पशु की लंबाई दिया रहेगा, पशु की जो ग्रीथ यानी घेरा मतलब जैसे कि गोल जो होते हैं ना पशु, उसके पेट का जो गोलाई होता है वो, ठीक, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो अ का वैल्यू कैसे करना है, अगर ये जो परिधि है घेरा, इसका जो मान जो है 64, इसका जो मान है 164 से कम है, क्या, अगर इसका मान जो है 164 सेंटीमीटर से कम है, किसका, घेरा का, घेरा मतलब परिधि, क्या, परिधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीथ, क्या बोलते हैं, ग्रीथ, ठीक।
या ग्रीत बोलते हैं इसको, ग्रीत, ग्रीत, ठीक। क्लियर। तो ये 164 से कम रहेगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 64.4 हो जाएगा, ठीक। आ रहा समझ में। वहीं अगर वो 165 से 200 के बीच में है तो उसका मान हो जाएगा 61। अगर वहीं 200 से ज्यादा है उसका मान तो ये हो जाएगा 57, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया रहेगा, इसी तरह से आपको बनाना है। तो इसमें आप देख सकते हैं, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, जैसे कि एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान ले जाए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उनके शरीर का जो लंबाई है, यानी कि उनका जो पशु की शरीर की लंबाई जो है वो कितना है, 145 सेंटीमीटर, कितना है 145 सेंटीमीटर। और उनका जो शरीर परिधि का जो घेरा है, यानी कि ग्रीथ की जो लंबाई है 183 सेंटीमीटर है, क्या है 183 सेंटीमीटर। अब पशु का जो बॉडी वेट है वो कैसे निकालना है, तो जैसे कि ये आप फार्मूला में देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो पशु की लंबाई गुणित परिधि गुणित ये, ठीक। तो अब देखो इसमें देखते हैं, पशु की जो लंबाई है, लंबाई कितना है 145 सेंटीमीटर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इसकी परिधि कितना है 183, ठीक। अब आपको पता होगा ये जो 165 से 200 के बीच में इसका जो मान रहता है, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे 165 183 इन दोनों के बीच के में है, बीच में है कि नहीं है। अब ये जो बीच में है तो इसका जो मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 61 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 61 और 61 एकम 61, 61 दिया 183। तो अब आपको क्या देना है 145 गुणित 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब 5 तिया 15, 15 की 5 एक हासिल, 5 4 तिया 12, 13 की 3 हासिल गया, 1 4 1 3 एकम 3, 3 और 1 4, 435 kg इस तरह से निकल जाएगा, ठीक। क्लियर है। इसको एक बार और देखना, आपको समझ में आ जाएगा। गाय की जो दुकानजी नस्ल होते हैं जैसे कि हरियाणा, इसकी उपयोगिता और विशेषता को बताइए। तो ये इसका वीडियो हम लोग जो इसका और पीछे मैं बता चुका हूँ हरियाणा वाले में, उसमें देख लेना, ठीक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भैंस का जो एक नस्ल होता है भदावरी, ठीक है, भैंस का एक नस्ल होता है भदावरी, जो जिसके दूध में सबसे ज्यादा वसा होता है, उसके दूध में सबसे ज्यादा वसा होता है, उसके बारे में बताना है। तो भदावरी जो का जो मूल स्थान है, तो भदावरी का जो भदावर क्षेत्र आगरा है, ये उसका उत्पत्ति स्थान है, ठीक है। शारीरिक विशेषता की बात करेंगे, जो भदावरी जो भैंस होती है उनका जो हाइट होता है मीडियम साइज का होते हैं, सींग जो होते हैं चपटे हुए रहते हैं और मुड़े हुए रहते हैं, गर्दन पतली रहते हैं। याद रखिएगा इनका जो रंग रहता है वो कॉपर कलर का होता है, यानी कि तांबे जैसा होता है, इसी को ही भूरी भैंस कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि कॉपर कलर किस भैंस का रंग रहता है, तो भदावरी रहता है। इसका प्रमुख विशेषता ये आंखें चमक रहेंगी, वो सब कॉमन है, ठीक। इनके दूध उत्पादन करने की क्षमता की बात करेंगे तो दूध उत्पादन होता है प्रतिदिन ये 5 लीटर दूध उत्पादन करते हैं और 1100 से 1300 लीटर पर ब्याज दूध उत्पादन करते हैं। नर इनका जो होता है जो एग्रीकल्चर या बोझा ढोने का कार्य भी कर सकते हैं। इनके दूध में सबसे ज्यादा वसा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखिएगा जनरली भैंस में 7% वसा होता है इनके दूध में, लेकिन भदावरी भैंस के में 13% होता है। कितना होता है 13% वसा होता है उनके दूध में, ठीक। क्लियर। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गलघोटू के बारे में। तो ये गलघोटू के बारे में भी आपको बता दिया था। गलघोटू का जो स्थानीय नाम क्या होते हैं, तो घुरका, घुर घुर की आवाज आते हैं, घुरका बोलते हैं। नाविक ज्वर बोलते हैं। ये किसके द्वारा होता है ये भी आपको बताया था, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगर गाय में हो रहा है तो पास्चुरेला बोविसेप्टिका, भैंस में हो रहा है तो पास्चुरेला बोविलीसेप्टिका होता है, ठीक। पिछला वीडियो में भी आप इसको देख सकते हैं। और अगर सामान्य पशुओं में होंगे तो पास्चुरेला माल्टोसिटा, ठीक। छूत रहने का ढंग, तो इनका जो छूत होता है, छूत मतलब होता है कि एक पशु जो हो गया, ठीक, और वो बीमार है तो उसके दूसरे पशु में किस तरह से फैलेगा। तो ये गलत तरीका से अगर आहार खाए हैं तो आहार के माध्यम से एक दूसरे में चला जाएगा, श्वसन नली के थ्रू चला जाता है, ठीक।
और लक्षण क्या होते हैं, इनको तेज बुखार होते हैं, गले में सूजन हो जाता है, ठीक, सांस लेने में दिक्कत हो जाए, घुर घुर की आवाज आता है, ये इसका लक्षण है, मैं पहले बता चुका हूँ। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कितने दिनों में इनको पता चलता है, हमको पता चलता है कि इसमें कौन सा बीमारी हो गया, तो 2 से 5 दिन में, ठीक है। उपचार सल्फोमेथाइन देते हैं, ये आपको बताया था। और नवजात बछड़े की देखभाल कैसे करेंगे आप, ये सामान्य चीज़ है, इसको पढ़ सकते हैं। नवजात बछड़े की देखभाल में कैसे कि नवजात जो बछड़े रहेंगे उनके सबसे पहले उनका जब पैदा होते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होता है, तो उनके सीने को थपथपाना चाहिए, ठीक है, और उनके पैर को आगे पीछे करना चाहिए। वो 15 मिनट में खड़ा होना स्टार्ट हो जाते हैं, 15 से आधा मिनट में नहीं खड़ा हो पाता है, खड़ा होने में सहायता करना चाहिए। उनके जो पशु जब बछड़े पैदा होते हैं तो उनके शरीर में गंदगियाँ रहते हैं, उस गंदगी को अच्छे से रगड़ रगड़ साफ कर देना चाहिए। अगर उसकी माँ जो है उसको चाटने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको माँ को चाटने देना चाहिए, क्योंकि वो सफाई कर देते हैं उनके जीभ के द्वारा, ठीक। आज समझ में, पशुओं को क्या जो नवजात बछड़े होते हैं उनको खीस पिलाना चाहिए, क्योंकि खीस में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उनका रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ता है, डिसीज रेसिस्टेंट कैपेसिटी बढ़ता है, उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा भी ज़्यादा रहता है, ठीक है। आ रहा समझ में। फिर आता है पशुओं को वश में करना। ये क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, इसको पढ़ सकते हैं। गर्भवती गाय के लक्षण, ये इनका गर्भवती गाय का लक्षण क्या क्या है ये आपको बता दूं। तो गर्भवती गाय का लक्षण है कि गाय जो होते हैं अगर उनमें हर 21 दिनों में उनका हीट पीरियड आता है, और अगर उसका हीट पीरियड रुक गया, मतलब 21 दिन में उनमें हीट पीरियड यानी कि उनका ऋतु चक्र आता है, और 21 दिनों में अगर उसका ऋतु चक्र आना बंद हो गया तो समझ जानो प्रेग्नेंट हो चुकी है, ठीक है। और प्रेग्नेंट होने के बाद उनका स्वभाव एकदम शांत हो जाते हैं, सांड से दूर रहते हैं, ठीक। शरीर भार उनका बढ़ने लगते हैं, उनका आयन का साइज बढ़ने लगेगा, पेट का आकार बढ़ने लगता है, दूध उत्पादन करने की क्षमता भी कम होने लग जाता है, उनकी चाल धीमी हो जाती है, उनका जो वेजाइना होते हैं यानी कि उनका योनि होते हैं वो थोड़ा सूजी हुई हो जाते हैं, ठीक है। और 5 से जब 6 महीना हो जाते हैं उनका भ्रूण यानी कि इम्ब्रियो के पास आप कान लगा के देखोगे तो हिलता डुलटा महसूस होता है, ठीक है। समझ में, मलाशय में हाथ डाल के भी आप गर्भकाल है उसका पता लगा सकते हो, गर्भाशय का, ठीक। एक्सरे के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन एक्सरे के द्वारा हम लोग करते हैं तो उससे जो मादा होती है उसको नुकसान भी होता है, ठीक है। आज समझ में। और जैसे कि उनको भूखा प्यासा हम लोग रख देते हैं तो उनका भ्रूण जो होता है हिलता डुलटा नजर आता है, क्योंकि उनको बेचैनी हो जाता है, ठीक। और उसके बाद कौन सा है, पशु प्लेग। पशु प्लेग जिसको कि और क्या नाम से जाना जाता है याद रखिएगा, तो पशु प्लेग को कहा जाता है रिंडर पेस्ट। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पोका पोकनी या रिंडर पेस्ट किसको कहा जाता है और किसके कारण से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए पीएटी के एग्जाम से, कि रिंडर पेस्ट वायरस के द्वारा होता है। इसका और क्या नाम है, पोका पोकनी है, ठीक है। महामारी है, पशु प्लेग हो गया, रिंडर पेस्ट हो गया, ये आरएनए वायरस के द्वारा होता है। इसका छूत लगने का ढंग क्या है, तो ये दूषित आहार, दूषित पानी यानी खराब टाइप के पानी होते हैं उनके में ये फैलता है। इसका जो लक्षण क्या क्या होते हैं ये आपको मैं जो लघुत्री हम लोग पढ़ रहे थे उसमें आपको मैं बताया था। उपचार भी वहाँ बताया था, फिर भी आप यहाँ सुन सकते हो। रिंडर पेस्ट के लिए एंटी सीरम का इंजेक्शन देते हैं, ठीक। सल्फामेजिन दवाइयों का उपयोग किया जाता है, इसको आप पढ़ सकते हैं। सावधानी क्या क्या रखना चाहिए, तो रोगी पशु जो होते हैं उनको अलग से उनका देखभाल करना चाहिए। अलग सा जो हाउस रहेगा जिसको अलगाव कक्ष कहा जाता है, आइसोलेशन रूम कहा जाता है, उसमें रखना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। डीजीटीवी जो वैक्सीन होता है वो किसके लिए लगाया जाता है, तो याद रखिएगा वो रिंडर पेस्ट के लिए लगाया जाता है, ठीक है। और भैंस की नस्लों की 4 शारीरिक विशेषता लिखिए, इसके बारे में भी बता चुका हूँ, ये बार बार क्वेश्चन आया है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मज़ा आ रहा होगा तो अब डेली वीडियो ऐसी डलते रहेगा, आप डेली वीडियो को आपको देखना है और अच्छा नंबर लाना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।